नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज मैं पाकिस्तानी आर्मी को बहुत-बहुत मुबारक देना चाहूँगी। उनकी एक और जाबाज़ 72 हुर्रों के पास अब अल्लाह ताला के साथ पढ़ेंगे नमाज़, क्योंकि वह अननोन गनमैन ने उनको पहुँचा दिया है वहाँ जहाँ वो बहुत बेताब रहते हैं पहुँचने के लिए। तो बहुत-बहुत मुबारक आप सभी को, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वैसे भी आप लोग पैदा होते ही इसीलिए हैं कि 72 हुर्रों के पास जाने की तत्परता रहती है। कौन है ये जिसको पहुँचाया गया है? इसका पहलगाम से क्या कनेक्शन है, उस पर आऊँगी। पर स्टार्टिंग के लिए बस इतना बताना चाहूँगी कि पहलगाम से रिलेटेड जितने भी थे, उनको चुन-चुन कर, गिन-गिन कर, सबको उनके कुकर्मों का हिसाब दिया जा रहा है। ये जो 3 अटैकर्स थे जो पहलगाम के समय पे, चाहे वो ताहिर हबीब हो, बिलाल अफ़ज़ल हो और एक तीसरा पाकिस्तानी ऑपरेटिव जो कि लश्कर से था, इन सभी को ऊपर पहुँचा दिया गया। ताहिर हबीब के बहुत सारे नाम थे, वन ऑफ द कन्फर्म्ड अटैकर्स था ये बंदा। बिलाल अफ़ज़ल जिसका अलग-अलग नाम, आप ताहिर हबीब को ही देख लीजिए, इतने नाम रखे हुए थे कि ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम कौन-सा है? क्या पैदा होने के नाम पे गड़बड़ हो गई थी कि इनके फादर कौन थे, या फिर पैदा होने के बाद इनकी मम्मी को लगा कि भई एक नाम से काम नहीं चलेगा। हमज़ा अफ़गान, हबीब अफ़गानी, हबीब खान, अबू हमज़ा, माय गॉड लिस्ट इज़ लॉन्ग। सिमिलरली बिलाल अफ़ज़ल, सुलेमानी शाह, क्या बात है। सभी के सभी को धीरे-धीरे, प्यार-प्यार से ऑपरेशन महादेव के टाइम पे निपटा दिया गया था। उसके साथ एक और बंदे थे, गुलाम रसूल मगरे, ये तो विदिन 2-3 डेज़ ही निपटा दिया गया था जब पहलगाम हुआ था। बट अभी कौन-सी गुड न्यूज़ है? और ये गुड न्यूज़ पाकिस्तान आर्मी के लिए क्यों है? अरे वो 72 औरों के पास जाना चाहते थे, वो देखो काम आसान किया ना अननोन गनमैन ने, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। उनको तो रोज़ आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि वो 72 औरों के पास भेज रहे हैं, जहाँ पर वो पूरा टाइम ड्रीम करते हैं। इनके मौलवी नवाज़ सब यही पढ़ाते हैं, भई ये 72 औरों मिलेंगी तुम्हें मृत्यु के बाद में। तो दे शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल रादर। चलिए बताती हूँ, अब इनका थोड़ा डिटेल बता देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in Infantry Division, Pakistan occupied Jammu and Kashmir. He was also JSO, I mean, similarly, he was इसकी जो posting थी JSO operations. इतने मजेदार थे ये, इनको हैंडलिंग में बड़ा मजा आता था। इनको लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं। तो वकेशंस का बहाना बना के ये महाशय, मतलब मृत्यु लेट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, ये चल पड़े अफगानिस्तान की साइड पे। रीजन क्या गया ऑफिशियल की वकेशन पर एग्जैक्ट रीजन क्या था? एजेंसी का, आईएसआई एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को, जिससे जो वहां के अफगान तालिबान लीडर्स हैं उनको ये निपटा सके। इसी जद्दोजहद में पहुंचे डेरा इस्माइल खान। अब डेरा इस्माइल खान में क्या इन्हें पता था कि अननोन गनमैन इनका इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ हुई, इनके साथ साथ जो 2 और थे वो भी निपट गए। उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए अननोन गनमैन का। आफ्टर ऑल 72 औरों के पास पहुंचाने का काम जो किया है। एक तो ये 72 औरों की जो डेफिनेशन है ना, मुझे कभी-कभी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब 72 ही हो रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो वो वर्जिन कैसे रहीं? सोचने वाली बात ये है। अब वो दूध की तरह है, मलाई की तरह है, रसमलाई की तरह है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर जो भी हो, अ, पर वर्जिन कैसे रही, ये क्वेश्चन है, जब इतने सारे लोग ऊपर जा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है जो समझ में नहीं आती है कि धरती पर तो अंगूर का रस वर्जित है, पर ऊपर चांदी और सोने के वो जो बढ़िया वाले होते हैं ना, वो ऐसे लेकर और ऐसे पीने वाले, वो ऊपर आला ताला खुद पिलाते हैं डाल के ग्लास के अंदर या कप्स के अंदर या व्हाटएवर के अंदर। तो धरती पे वर्जित है, वहाँ कैसे वो जस्टिफाइड है? खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग। ऑन अ सीरियस नोट, लश्कर अननोन गनमैन से और भारतीय एजेंसी से सबसे ज़्यादा खार खाया हुआ है। इफ यू रिमेंबर 2000, वे बैक इन 2023 अर्ली, द अल्टरनेट मीडिया स्टार्टेड द अननोन गनमैन सीरीज। जब इनके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे मारने, तो सबसे पहले निशाने पे कौन था? लश्कर था। जैश की जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, पर डेडली वो भी है। लश्कर मीन्स लश्कर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ अल्लाह के उसमें इबादत में, या जो भी इन लोगों का अपना पूजा पाठ या उसका हो। तो लश्कर हैज बीन मोर डेडली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो लश्कर के ही ज्यादा निपटाए जा रहे थे बार बार।
ये जितने भी 3 हैंडलर्स हैं जिनको ऑपरेशन महादेव के ड्यूरेशन में मारा गया था, ये सारे लश्कर के थे। उसके बाद वो जो अब्दुल गफूर का मैंने नाम लिया, वो भी लश्कर का ही था। लश्कर में, जैश-ए-मोहम्मद में और पाकिस्तान आर्मी में, तीनों में कोई अंतर नहीं है। सब एक-दूसरे के हैं। बस एक डिफरेंस है। जब लश्कर साइज़ में बड़ा होने लग गया, तो इसने बाही मरोड़ना शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी का और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब लीडर्स का, पॉलिटिशियंस का। तो उसको काउंटर करने के लिए खड़ा किया गया जैश-ए-मोहम्मद। उसको बराबर करने के लिए कि भई ये कंट्रोल में रहेंगे। और दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन क्या था कि भारत को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन पहुँचाएगा, तो डेफिनिटली लश्कर हैज़ वन दैट सीरीज़। इसीलिए अननोन गनमैन का सबसे ज़्यादा प्यार जो बरसता है, वो लश्कर के ऊपर बरसता है। जैश पे भी बरसता है पर ज़्यादा लश्कर पे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा है ना, 72 उरों के पास जाने वाली लंबी लाइन है। तो पहले उनको भेजते हैं। जैश कभी बारी-बारी से भेज देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन पहले हत्थे चढ़ जाता है। तो ये भाई साहब जो थे, सॉरी नॉट भाई साहब, रॉन्ग। ये जो लेट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान थे, ये पहले भारत का पहलगाम का जो क्रेडिट लेकर कि भैया मैंने तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हैंडलिंग द पहलगाम, तो ये चल पड़े थे पश्तून की साइड पे। वहां पर इंतजार इनका हो ही रहा था और इंतजार खत्म हुआ जैसे वहां पहुंचे, गाड़ी के अंदर शूट आउट हुआ एक कॉर्नर पे, और वहां पर ये धाराशायी होके 72 उरों के पास निकल गए। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भारत की जो आर्मी है, वो इनसे नहीं लड़ने की कोशिश कर रही है और ना ये हमारी औकात की है। मुकाबला बराबरी वालों में होता है। जिस दिन चाहेंगे 24 घंटे के अंदर लाहौर के अंदर होंगे हम लोग। एंड दे नो दैट वेरी वेल। तभी इनकी पतलून गीली हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। बट येट कभी छमिया के इशारे पे जो अंकल सैम है, और कभी चाइना के इशारे पे नाचने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मैं आज की डेट में ना नचनियों की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इनकी तो उतनी भी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। ना दीन है, ना ईमान है, बेईमान है अपनी जनता के लिए, अपने हुकूमत के लिए भी। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। लॉयल्टी, ट्रस्ट इनके ऊपर किया ही नहीं जा सकता। ये ऐसी कौम बन गई है। सैडली नाम था पाक, पर हो गए हैं नापाक। हमारी जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन इनके लिए नहीं है। हमारी प्रिपरेशन बड़े-बड़े लोगों के लिए, सुपर पावर्स के साथ के लिए। बिकॉज़ जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, वी नो दैट डे इज़ नॉट वेरी फार एंड द थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। तो इनको निपटाने के लिए कमिंग बैक टू अननोन, हमारे प्यारे-प्यारे अननोन, मैं तो बोलती हूँ उनके नाम से म्यूज़ियम बनाना चाहिए, उनके नाम से एक ट्रॉफी अवार्ड अनाउंस करना चाहिए। बहुत मेहनत का काम है। बट वो अलग बात है कि हमारे भारतीय नहीं है, वो बाहर वाले हैं। अंदर की बात ये है। जब आपके यहाँ पर ही लोग बिकने को तैयार हैं, तो हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? अब ये रॉ का ऑपरेशन है, मोसाद का ऑपरेशन है, सीआईए का ऑपरेशन है, इस पे तो मैं टिप्पणी बस इतनी ही करना चाहूँगी कि एक एजेंसी काम नहीं करती है, कई एजेंसीज़ मिलके काम करती हैं। अच्छा, इसकी आड़ में, अननोन गनमैन की आड़ में एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान अपने पुराने चावलों को भी निपटा रहा है, जो लायबिलिटी बन गए हैं। मतलब जो इनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या जो अपनी रुबाब दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको भी निपटा देते हैं। क्यों? आसान होता है ना। बहती गंगा में हाथ धोना। गलत फ़ेज़ है बट फैक्ट यही है कि भई अननोन के नाम पे इनका ठीकरा फोड़ दूँ। ये जो फोड़ा है, ये अननोन गनमैन ने फोड़ा है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। येस, और बहुत अच्छे तरीके से किया। ये पश्तून जा रहे थे, आई वुडन्ट बी सरप्राइज़्ड अगर उधर अफ़गानियों ने कहा भैया निपटा दो, ये ज़्यादा उछल रहा है। वैसे भी इसका हिसाब-किताब करना बाकी था, भारत को थोड़ा-सा तो गिफ्ट दें ना। तो स्टार्टिंग हो चुकी है। न्यू ईयर की बिगिनिंग्स बहुत अच्छे नोट पे हुई हैं। डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ अननोन गनमैन हम करेंगे। धीरे-धीरे चीज़ें और बहुत चेंज हो रही हैं। विल वेट फॉर द राइट टाइम टू डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बट एक चीज़ जाते-जाते याद रखिएगा, अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं, वो अच्छे-अच्छे नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और भारत के लिए मददगार साबित हों। चाहे वो भारतीय हों या नहीं हों, पर जो काम कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे लिए तो वही बहुत है। जो हमारे लिए अच्छा, वो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और इसी के साथ अनाउंसमेंट, 14-15 मार्च 2026, डॉक्टर Ambedkar International Center. Our next conference will be held there, and some very important announcements and some very important breakthroughs will be announced there. और the alternate media की तरफ से आप लोगों के प्यार सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ
और आपका विश्वास कायम रखना, आप लोगों तक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आना, मेरा यही मोटिव रहता है। The registrations and the other details will be opening it up very soon, probably this week in next or maybe next 2-3 days हम उसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो गेस्ट हैं, 1-2 तो मैं सरप्राइज़ गेस्ट रखूँगी, सारा नहीं बता दूँगी, थोड़ा-सा छुपा के भी रखना ज़रूरी है ना, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है। But a majority of the guest list will be announced, I think, by next 2 days, and I look forward to seeing you, meeting you in person. आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत जल्दी हम मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरी कॉन्फ्रेंस में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि भई ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इट्स नॉट बीन कवर्ड, तो वो भी कवर कर सकते हैं। कई बार हम लोग कुछ न्यूज़ नहीं कवर कर पाते हैं। वी फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच आर वेरी, वेरी क्रिटिकल। क्योंकि 4 शो ही होते हैं दिन में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब कुछ कवर करें। जी, सो जुड़े रहिए, एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।